भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित की। उत्तर प्रदेश में 7 चरण, मणिपुर में 2 और 3 राज्यों में एक ही चरण में होंगे चुनाव। 10 मार्च को होगी मतगणना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी सत्य, निष्ठा और गरिमा के साथ करें अपने दायित्वों का निर्वहन। बीएसएफ के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना जांच में आई तेजी। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ की जा रही है जुर्माने की कार्रवाई। और राज्य में अब समर्थन मूल्य पर की जाएगी कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी। 5 राज्यों के विधानसभाओं की कुल 690 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। गोवा विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष 15 मार्च, मणिपुर विधानसभा का 19 मार्च, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा का 23 मार्च तथा उत्तर प्रदेश का 14 मई को समाप्त होगा। श्री चंद्रा ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे और मास्क तथा सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र ऐसा होगा जहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। इससे महिला मतदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में कुल 18 करोड़ 34 लाख मतदाता हैं। इनमें से 8 करोड़ 55 लाख महिलाएं हैं। सभी राज्यों में 24 लाख 9 हजार नए मतदाता बने हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और कोविड रोगी पोस्टल बैलेट का प्रयोग कर सकते हैं। सभी चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के योद्धा के समान समझा जाएगा और उन्हें कोविड का एहतियाती टीका दिया जाएगा। The issue of notification is 14 January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January. And date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase. Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January and date of poll 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh. That is issue of notification 25th January. Last date of nominations 1st February. Scrutiny of nominations 2nd February. Last date of withdrawal of candidature 4th February and date of poll 20th February, that is Sunday. श्री चंद्रा ने कहा कि 15 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली और किसी जुलूस की अनुमति नहीं होगी। आयोग स्थिति की समीक्षा करेगा और आगे के लिए निर्देश जारी करेगा। राजनीतिक दलों को डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार करने की सलाह दी गई है। उम्मीदवारों के पक्ष में अधिकतम 5 लोगों का समूह घर घर जाकर प्रचार कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रशिक्षु अधिकारियों से कानून के दायरे में रहते हुए सत्यनिष्ठा और गरिमा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की है। श्री ठाकुर ने आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर के टेकनपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने इन अधिकारियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की अपील की। श्री ठाकुर ने खेल के क्षेत्र में बीएसएफ के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बल के जवानों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज आपका स्मार्ट टर्नआउट, निपुण ड्रिल एवं जोश इस अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त किए आपके उच्च दर्जे के व्यवहारिक प्रशिक्षण, सक्षमता, आत्मविश्वास को जाहिर करता है। आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षण को देखकर मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त हूं कि आप लोगों के हाथों में सीमा सुरक्षा बल का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे यकीन है आप अपनी लगन, समर्पण और कठोर परिश्रम की बदौलत न सिर्फ सीमा सुरक्षा बल का एवं भारतवर्ष का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने भी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। श्री ठाकुर ने बीएसएफ के शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 90,59,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 40,895 मरीज ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.3 है। पिछले 24 घंटों में 1,41,986 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 3,71,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 68 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 15,29,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कल 2,828 मरीजों की पहचान हुई। सबसे ज्यादा 899 मरीज राजधानी रायपुर में पाए गए। इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 9,684 हो चुकी है। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 6.32% हो गई है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना जांच में भी तेजी आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचने जागरूक कर रही है। वहीं जांच और टीका लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। कोरबा स्थित जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इन अस्पतालों में संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल में निगरानी समिति के अध्यक्ष कुमार पुष्पेश ने बताया कि अब तक 97% लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना जांच में भी तेजी आई है। कोविड को मद्देनजर रख करके जैसे कि अभी प्रधानमंत्री केयर फंड से 2 ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन हुआ है, जिसमें एक जिला चिकित्सालय में हुआ है और एक सीएससी कटघोरा में हुआ है, जो कि फंक्शनल है। और हमारे ज़िले में 2 हॉस्पिटल, ESIC हॉस्पिटल और सीपेट, जहां पर लगभग 1000 बेड की व्यवस्था है और जिसमें लगभग 400 बेड ऑक्सीजन बेड है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, वैक्सीनेशन में हम लोग 18+ में 97% अचीव कर चुके हैं और सेकेंड डोज उसका 60% अचीव कर चुके हैं। आप लोग के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी फर्स्ट डोज से छूटे हुए हैं और सेकेंड डोज से छूटे हुए हैं वो अपना आकर के वैक्सीनेशन सेंटर में आकर के लगवा लें। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी शामिल हुए।
बैठक में श्री अग्रवाल ने कोरोना मरीजों के उपचार के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वर्चुअल मीटिंग के बाद जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि जिले में लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। हर एक जिले में कोविड से जो सुरक्षा या बचाव के संबंध में एक आवश्यक मीटिंग ली जाए। आज जांजगीर चांपा जिले में भी ये मीटिंग माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और स्थानीय माननीय विधायकगण तथा व्यापारिक अलग अलग संगठनों, प्रेस के साथियों, इन सभी की उपस्थिति में आज यहाँ जांजगीर चांपा जिले में मीटिंग हुई है और हमने इसके सारे जो पहलू हैं तीसरी लहर को देखते हुए उनके सारे उपायों पे, सारी तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। हमने सभी को अवगत कराया है कि जो हमारी तैयारियां हैं वो हम बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा उपाय है कि यदि हम सावधान रहें और इस बीमारी से बचें, वही सबसे बड़ा इससे बचने का उपाय होता है। इधर महासमुंद जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर N.K. मंडपे ने बताया कि जिले में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन बेड की तैयारी रखी गई है। जो जिला अस्पताल है उसमें 81 बेड ऑक्सीजनेटेड बेड की व्यवस्था की गई है। उनमें से 22 बेड वो है ICU बेड है और बाकी ऑक्सीजनेटेड पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाह किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड ऑक्सीजन बेड और 6 बेड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा महासमुंद जिला अस्पताल में 2 PSA प्लांट लग गया है। उसमें से एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा था, वो कल लग चुका है ट्रांसफार्मर, वो भी आज से शुरू हो जाएगा। यानी जिला अस्पताल में 2 PSA प्लांट लग गया है और पिथौरा जो MCH है उसमें भी एक ऑक्सीजन प्लांट PSA का लग चुका है। इसी तरह प्रदेश के सभी जिलों में लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ जुर्माना लेने की कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य में अब सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के जरिए समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जाएगी। यह घोषणा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कवर्धा, राजनांदगांव और बालोद जिले में इन फसलों का बहुतायत में उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी बैगा परिवारों को रागी, कोदो और कुटकी बेचने में काफी परेशानी होती है। इसलिए सरकार अब प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के जरिए इन उत्पादों को खरीदेगी। इसके लिए नियमों में भी संशोधन किया जाएगा। फिलहाल ग्रामों को चिन्हांकित कर वहां की सहकारी समिति को फसलों की खरीदी के लिए अधिकृत किया जाएगा। इससे आदिवासी लोगों को भी लाभ मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित की। उत्तर प्रदेश में 7 चरण, मणिपुर में 2 और 3 राज्यों में एक ही चरण में होंगे चुनाव। 10 मार्च को होगी मतगणना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी सत्य, निष्ठा और गरिमा के साथ करें अपने दायित्वों का निर्वहन। BSF के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना जांच में आई तेजी। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ की जा रही है जुर्माने की कार्रवाई। और राज्य में अब समर्थन मूल्य पर की जाएगी कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।